नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मारवाल, लेक्चरर इन फिज़िक्स एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर। एक बार पुनः सभी दर्शकों का ई लेक्चर्स की सीरीज़ में स्वागत करता हूं। तो आज हम सब्जेक्ट कोड 102 की यूनिट एसी सर्किट्स के टॉपिक सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के एग्जाम्पल हैं और इन दोनों फिनोमिना को लेंज के नियम द्वारा और फैराडे के नियम द्वारा समझा जा सकता है। तो पहले हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की, स्वप्रेरकत्व की। तो सेल्फ इंडक्टेंस ये किसी सर्किट का एक कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, और ये जो फिनोमिना होगा वो सेल्फ इंडक्शन कहलाएगा, स्वप्रेरण कहलाता है। तो जब किसी कोयल में whenever there is a change in current flowing in a coil or circuit, the flux linked with itself change, then property of coil or circuit by virtue of which it opposes the change in flux is called self inductance। यानी कि जब किसी कुंडली से प्रवाहित धारा में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से संबद्ध जो फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स, उसमें भी परिवर्तन होगा। तो ये कुंडली जो है उस फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी। तो ये जो फिनोमिना है वो सेल्फ इंडक्शन कहलाता है, स्वप्रेरण। और ये जो प्रॉपर्टी है उस कोयल की वो सेल्फ इंडक्टेंस कहलाती है। जैसे कि ये इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक कोयल है और इस कोयल को एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और ये की है। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं, जब इस की को प्रेस किया जाता है तो वो इस कोयल के थ्रू करंट चालू होगी, यानी कि करंट ज़ीरो से बढ़ना स्टार्ट होगी। तो अब ये करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कोयल से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इससे गुजरेगा या इससे लिंक होगा। अब चूँकि करंट चेंज हो रही है, शुरू में ज़ीरो से बढ़ रही है, इसलिए ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इसमें भी चेंज होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण यहाँ पर एक इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा। अब चूँकि लेंज का नियम ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। तो चूँकि इसकी जो उत्पत्ति है वो ये जो मेन करंट है इसके बढ़ने के कारण हुई है, क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है बढ़ने के कारण, तो ये उसके बढ़ने का विरोध करेगी। तो बढ़ने का विरोध कब होगा? जबकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो। तो जब कुंजी को दबाया जाएगा, की को प्रेस किया जाएगा, तो इंड्यूस्ड करंट जो है मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। जबकि दूसरा हम केस लें कि कुंजी को ओपन किया जाए, यानी कि करंट को बंद किया जाए इस सर्किट में, तो क्या होगा? करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू से ज़ीरो पर आएगी, यानी कि करंट जो है मेन करंट सर्किट में कम होगी। तो फिर वापस जो है इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगी। अब लेंज के नियमानुसार ये इंड्यूस्ड करंट फिर अपने उस परिवर्तन का विरोध करेगी। तो इस बार परिवर्तन हो रहा है विद्युत धारा कम होने के कारण, यानी कि अधिकतम से ज़ीरो होने के कारण। तो इंड्यूस्ड करंट उसका विरोध करेगी, यानी कि उसको बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो इसलिए इंड्यूस्ड करंट भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगी जिस डायरेक्शन में मेन करंट जा रही है। इसलिए इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में वो उस मेन धारा में परिवर्तन का विरोध कर सके। अब सेल्फ इंडक्टेंस जो है स्वप्रेरकत्व, उसको एक फिजिकल क्वांटिटी जिसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, उसके द्वारा डिफाइन करते हैं। और सेल्फ इंडक्शन एक तरीके से इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करता है, यानी कि ये उसकी जो स्टेट में चेंज का विरोध करता है। जिस प्रकार मैकेनिक्स में मास का काम रहता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी में जो है सेल्फ इंडक्शन करंट में चेंज का विरोध करता है। अब ये जो फ्लक्स है
किसी कोयल से संबद्ध जो फ्लक्स होगा वो इसमें प्रवाहित जो करंट है उसके समानुपाती होता है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एल आई, वेयर एल इज़ ए कॉन्स्टेंट, और ये जो एल जो कॉन्स्टेंट है वो सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। अब यदि आई इज इक्वल टू 1 ले लें, 1 एम्पियर, तो फाई यहाँ हो जाएगा एल के बराबर, यानी कि एल फाई के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है वो उस फ्लक्स के बराबर होता है, उस लिंक्ड फ्लक्स के बराबर होता है, जबकि कोयल में जो करंट है उसकी वैल्यू 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए, यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कोयल इज इक्वल टू द फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल व्हेन द करंट इन इट इज यूनिटी। तो इस प्रकार से ये हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं एल की, सेल्फ इंडक्टेंस की। तो एग्ज़ाम में यदि इसकी डेफिनेशन आती है कि सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखिए या इसकी कोफिशिएंट की डेफिनेशन लिखिए, तो हमको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। इसको दूसरी प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फैराडे के नियम से इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब फाई की वैल्यू वो पुट कर देंगे, फाई इज इक्वल टू एल आई। सिंस एल कॉन्स्टेंट है तो ये आ जाएगा अपने पास डी आई अपॉन डी टी, एल बाहर आ जाएगा। तो एल बराबर लिख सकते हैं अपन ई अपॉन माइनस डी आई अपॉन डी टी। तो यदि डी आई अपॉन डी टी जो है रेट ऑफ चेंज इन करंट उसको 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लें, तो एल अपना ई के बराबर ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन आ जाती है एल की कि सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है वो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा, जबकि रेट ऑफ चेंज इन करंट इज इक्वल टू यूनिटी। धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो तो उस समय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वही स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगा। अब बात करते हैं एल की यूनिट की। तो अभी अपन ने पीछे देखा कि एल का जो फॉर्मूला है एल बराबर हो गया फाई अपॉन आई, इसलिए एल की जो यूनिट होगी वो होगी फाई की यूनिट अपॉन आई की यूनिट। अब फाई की जो यूनिट है एमकेएस में वो हमने पहले डिस्कस कर ली है, वेबर होती है, और ये एम्पियर होगी आई की, तो ये हो गई वेबर पर एम्पियर। इसे नया नाम दे देते हैं हेनरी। तो इसकी जो एमकेएस या एसआई सिस्टम में जो यूनिट होगी वो हेनरी होती है, और इसकी डायमेंशन होगी m1 l2 t-2 a-2। L जो है सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर करता है उस कोयल की जो ज्योमेट्री है एक तरीके से उस पर, यानी और उसके जो चक्रों की संख्या है उसमें कितने राउंड उसमें हैं, उस पर उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और माध्यम जो उस कोयल के अंदर का जो मीडियम है उसकी परमेबिलिटी पारगम्यता पर। एल जो है उसका रोल तभी रहता है जबकि करंट में चेंज किया जाए। जब करंट चेंज नहीं होती है तो एल का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि यदि करंट चेंज नहीं होगी तो उस समय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी उत्पन्न नहीं होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल भी नहीं होगा, तो उस समय एल पिक्चर में नहीं रहेगा। और सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, यानी कि ये जो विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध किया जाता है, तो ये जो विरोध है, विरोध के कारण जो कार्य किया जाएगा वो एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, और उसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड या परिनालिका का स्वप्रेरक। तो परिनालिका एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार कुंडली होती है इस तरीके से, जैसे कॉपर वायर की बनी हुई है, और ये जो है एक इस तरीके से किसी मटेरियल पर जो है लिपटी रहेगी। तो इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसका फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर। ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर। तो एन जो है इसमें चक्रों की संख्या हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स, आर इसकी रेडियस हो गई, और ये वैक्यूम की
परमेबिलिटी होती है निर्वात की, और ये इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी यानी कि अपेक्षित पारगम्यता इसकी हो गई इस माध्यम की जिस क्रोड के ऊपर ये लिपटी हुई है। तो ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, तो इसको आप वैसे याद कर सकते हैं। अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस की भौतिक सार्थकता क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि इसका मतलब रियल वर्ल्ड में इसको किस तरीके से, व्यवहार में किस तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया होता है, जस्ट उसी तरीके से जिस तरीके से मास होता है। तो जैसे ज़्यादा मास हो तो उसके लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो उसी तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो उस समय हमको जो है करंट में चेंज करने के लिए वहाँ पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही बैक ईएमएफ वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो सेल्फ इंडक्शन का इफ़ेक्ट ये होगा कि करंट जो है वो तेज़ी से ना तो मैक्सिमम पे पहुँच सकती है या सडन नहीं ज़ीरो हो सकती, इमीडिएट ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि इसके कारण जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है या बैक ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट जो है वो उसके परिवर्तन का विरोध करती है, इसलिए थोड़ा उसको टाइम लगेगा। अब बात करते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की अन्योन्य प्रेरण की। म्यूचुअल का मतलब होता है दो के बीच का। तो दो कॉइल सीधी पास पास रखी हुई हों और एक कॉइल में, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रही है, दो कॉइल हैं पास पास रखी हुई हैं और एक कॉइल में कोई ऐसा वोल्टेज सोर्स है जिसकी वोल्टेज चेंज हो रही है, यानी कि वोल्टेज यदि इसकी चेंज हो रही है तो इसके द्वारा जो करंट पास होगी इस कॉइल में वो भी चेंज होगी। तो आई जो है चेंजिंग करंट है। और इसके पास एक दूसरी कॉइल रखी हुई है, इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, कोई करंट का सोर्स नहीं है। ये यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है जो करंट की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर करंट केवल जो है इंड्यूस्ड करंट ही हो सकती है, क्योंकि वैसे कोई बैटरी या कोई एसी सोर्स यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। अब जब इससे प्रवाहित होने वाली ये जो करंट है I1 जिसको कहें, जब इस कॉइल से गुजरेगी तो चूँकि इस करंट में परिवर्तन हो रहा है तो इस फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, और ये जो फ्लक्स दूसरी कुंडली से गुजरेगा तो इस दूसरी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। तो इस फ्लक्स चेंज के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, अब ये जो सेकंड कॉइल है इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और उसके कारण एक इंड्यूस्ड करंट इसमें उत्पन्न होगी। और ये इंड्यूस्ड करंट वही उसी डायरेक्शन में होगी कि हमेशा ये इसके परिवर्तन का विरोध कर सके I1 के चेंज का। तो यदि I1 बढ़ रही है तो ये हमेशा उसको कम करने का प्रयास करेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और यदि I1 कम हो रही है तो उसको बढ़ाने के हिसाब से, यानी कि उसकी सेम डायरेक्शन में ये होगी, उसके इफ़ेक्ट को, फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है उसके इफ़ेक्ट को कम करने का प्रयास करेगी। तो ये इस तरीके की जो फिनोमिना जो हो रही है वो म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है, और ये जो प्रॉपर्टी है इन कॉइल्स की वो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो दूसरी कॉइल से गुजर रहा है, दूसरी कॉइल से जुड़ रहा है, ∅2 जिसको कहते हैं, तो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है पहली कॉइल की करंट पे, क्योंकि उसी करंट के कारण ये फ्लक्स जनरेट हो रहा है, यानी कि ∅2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ∅2 इज इक्वल टू m/I1। तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट है और उसे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि I1 को 1 कर दें, 1 एम्पियर, तो m जो है ∅2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन द करंट इन प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी, यानी कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली से जुड़ने वाले, दूसरी कुंडली से संबद्ध उस फ्लक्स के बराबर होगा जो कि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई m की। इसको फैराडे के नियम से भी निकाल सकते हैं। ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल यानी कि E2 वो होगा -d∅2/dt, फैराडे के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। और ∅2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी, ∅2 इज इक्वल टू m/I1, ये यहाँ रख देंगे, m कॉन्स्टेंट ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से m का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास E2/-di1/dt। इसको यदि यूनिटी कर दें 1 एम्पियर पर सेकेंड धारा में परिवर्तन की दर को, तो m अपने पास आ जाएगा E2 के बराबर। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी।
So coefficient of mutual inductance of two coils is equal to the EMF induced in the secondary coil when the rate of change of current in the primary coil is unity. यानी कि दो कुंडलियों का अनुन्य प्रेरण गुणांक जो है दूसरी कुंडली की उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो। एम की जो यूनिट है वो सेम एल जैसी होगी, सेल्फ इंडक्टेंस के जैसी, क्योंकि वो सेम ही फॉर्मूले हैं φ/I, इसलिए वही वेबर पर एम्पियर और हेनरी। डायमेंशन भी सेम ही होगी और एल की तरह एम भी जो है करंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में अपन ने इसको 1 कर लिया है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है उस पर नंबर ऑफ टर्न्स, कोयल में कितने घेरे हैं, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उनकी आपस में क्या व्यवस्था है आपस में रखने की, और उस माध्यम की पारगम्यता क्या है। एल की तरह एम भी जो है करंट में जब चेंज होगा तभी इसका रोल रहेगा, अदरवाइज कांस्टेंट करंट में ये जो है कोई पिक्चर में ये नहीं रहता है। ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, क्योंकि उसमें भी दो कोयल रहती है, प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल। प्राइमरी कोयल में इनपुट वोल्टेज दी जाती है, चूँकि इनपुट वोल्टेज एसी है और एसी वोल्टेज लगातार चेंज होती रहती है, इसलिए सेकेंडरी कोयल से जो संबद्ध फ्लक्स होगा वो भी लगातार चेंज होगा। उसके कारण उसमें एक EMF इंड्यूस होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उसके कारण सेकेंडरी कोयल पर वोल्टेज जनरेट होगी। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सर्कुलर कोइल्स। दो वृत्ताकार समाक्षीय कुंडलियों का अनुन्य प्रेरण गुणांक, यानी कि जो कोइल्स अपने पास हैं वो सर्कुलर हैं और कोएक्सियल है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लपेटी हुई हैं, तो उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, उसका फॉर्मूला ये रहता है μ0 μr n1 n2 A/L, जहाँ L उनकी लंबाई है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है πr², n1 प्राइमरी कोयल जो है उसमें फेरों की संख्या है, n2 सेकेंडरी कोयल में, और ये परमिएबिलिटी है, पारगम्यता। इसको सेल्फ इंडक्टेंस के रूप में भी लिख सकते हैं, m = k√L1 L2। L1 जो है प्राइमरी कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस है, L2 सेकेंडरी कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस है, और k जो है वो कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है, इसकी वैल्यू 0 से 1 होती है। और ये जो है कांस्टेंट ये शो करता है कि प्राइमरी कोयल का जो फ्लक्स है वो दूसरी कोयल से कितना अटैच हो पाता है, कितना उससे पास हो पाता है। तो यदि पूरी तरीके से वो फ्लक्स दूसरी कोयल से संबद्ध हो रहा है तो k = 1 लिया जाता है, और यदि बिल्कुल नहीं हो रहा तो ये 0 होगा, और रियल कंडीशन में ये 0 से 1 के बीच में रहता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कोयल का या कुंडली का खुद का एक गुण है, जबकि म्यूचुअल इंडक्शन में दो कोयल्स का होना ज़रूरी है, पेयर्स होना ज़रूरी है। सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन जो है उसमें करंट के में जब कमी होगी तो the induced current opposes the decay of current in the coil when main current in the coil decreases। तो induced current जो है मेन जो कोयल होगी उसमें करंट जब कम होगी तो उसका विरोध करेगी उसी कोयल में, जबकि म्यूचुअल इंडक्शन जो होगा उसमें इंड्यूस्ड करंट जो है दूसरी कोयल, जो पास वाली जो कोयल होगी उसमें जनरेट होगी, और वो जो है उस डिके का विरोध करेगी। इसी प्रकार से जो है यदि करंट बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है उसकी, तो इंड्यूस्ड करंट उसी कोयल में खुद में ही जनरेट होगी और वो उस ग्रोथ का विरोध करेगी, जबकि म्यूचुअल इंडक्शन जो है उसमें पास वाली कोयल में ये इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी और वो उस प्राइमरी कोयल में जो ग्रोथ हो रही है उसका विरोध करेगी। तो इस प्रकार से हमने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में स्टडी की, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके बारे में स्टडी की। धन्यवाद।